मेरा नाम है हाशमा हसन। मैं नासा हेडक्वार्टर्स में काम करती हूँ। आजकल मैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डेप्यूटी प्रोग्राम साइंटिस्ट हूँ। मेरी पैदाइश लखनऊ में हुई थी, भारतवर्ष में। लखनऊ यूनिवर्सिटी से बल्कि बीएससी किया था और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। ये जेम्स किस वेब जोहरा जबी की अंजुमन में आमद आमद है? ये किस जोहरा जबी की अंजुमन में आमद आमद है? बिछाया है कमर ने चांदनी का फर्श महफिल में। ख़वातीन व हज़रात, आज कहकशां के सितारों की महफिल में हमारे साथ यूएसए से डॉक्टर हाशमा हसन हमारी मेहमान हैं। डॉक्टर हसन को आप लोगों ने रिसेंटली बहुत खबरों में देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर से वो छाई भी हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है। और डॉक्टर हसन इज़ एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, NASA scientist who is deputy program scientist for the James Webb Space Telescope. Now, this is the world's largest and the most powerful telescope that was launched last Christmas. डॉक्टर हाशमा वॉज बॉर्न इन लखनऊ, जहां उनकी इब्तदाई तालीम हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया, फिर एएमयू में 1968 से 73 तक न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर्स किया और एमफिल किया। इसके बाद आप ऑक्सफोर्ड चली गई फॉर हर डॉक्टरेट इन न्यूक्लियर फिजिक्स, then came back to India for postdoctoral research at Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, followed by a faculty position at the University of Pune before she got married and moved to the United States. She worked at Duke University, Durham, followed by US National Research Council Fellowship at the US Environmental Protection Agency. She returned to India to the Bhabha Atomic Research Center, Mumbai, for a short stint and then came back to the US. She worked at the Space Telescope Science Institute, Baltimore, and in 1994 joined NASA headquarters, Washington, D.C. Dr. Sahiba, Adab. We all know that James Webb is still traveling in space and being program scientist, you are hugely involved in it. इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले मैं एएमयू फ्रेटर्निटी की जानिब से दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप की कामयाब लॉन्चिंग पर आपको और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, उसको कबूल कीजिए। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला जो क्वेश्चन आपसे है कि आपने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये कहा है कि द टाइम स्पेंट एट द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटरिंग यू फॉर फ्यूचर सक्सेसेस। तो आप लखनऊ से एएमयू कैसे पहुंची? आप 1968 से 73 तक वहां रहीं, आपने मास्टर्स किया, तो किस तरीके से एएमयू ने आपके बचपन के ख्वाब को परवाज में तब्दील किया? तो उन दिनों के बारे में बताइए जब आप एएमयू में पढ़ती थी, जिंदगी वहां पे कैसी थी? जब मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी ख़त्म किया और एएमयू जाने का इरादा किया, एक्चुअली एमएससी करने का इरादा किया, तब बहुत चॉइसेस थी कि या एएमयू जाएं या कहीं और जाएं। मगर उस ज़माने में मेरे फैमिली के टाइज लखनऊ एएमयू से बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मेरे मामू सैयद नूरुल हसन वहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और उनके दोनों बच्चे एएमयू उसी वक्त ज्वाइन किया था। तो उसकी वजह से मेरी बहन और मैं और मेरे भाई तीनों का इरादा एक एक करके हुआ कि हम लोग भी एएमयू जाएं। मगर उसके अलावा एक और बात ये थी, क्यों फिजिक्स डिपार्टमेंट? क्योंकि उस जमाने में एएमयू के फिजिक्स डिपार्टमेंट हमें लगता था कि लखनऊ के फिजिक्स डिपार्टमेंट से कुछ ज़्यादा मॉडर्न हो गया है। वहाँ पे बड़े आले प्रोफेसर्स थे और वहाँ पे उन्होंने सारा अपना सिलेबस फिर से रिवाइज करके बहुत मॉडर्न कर दिया था, यूएसए के टक्कर का कर दिया था। मेरी कज़न वहाँ थी फौजिया हसन, जिन्होंने मुझसे बहुत इनकरेज किया कि तुम यहीं पे फिजिक्स करो।
तो इन सब बातों से, और मेरे चचा भी वहाँ थे और मेरी फूफी और उनके बेटे, तो अपनी फैमिली टाइज भी बहुत स्ट्रांग थे, फिजिक्स डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रांग था, और मेरे मामू और उनके बच्चों का खिंचाव बहुत तेज था। तो इस वजह से हम लखनऊ से अलीगढ़ पहुंचे, और वहाँ अलीगढ़ में हम लोग, हमारी बहन और हम लोग NRSC थे, हम नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट्स थे, अपने मामू के यहाँ रहते थे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमारी जो रेजिडेंट स्टूडेंट्स थे उनसे जरा मुख्तलिफ जिंदगी थी। राइट। हाँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था कि आपको बचपन से स्पेस साइंस में दिलचस्पी थी। जब से आपने रशियन सैटेलाइट स्पुतनिक का लॉन्च देखा था, तब से आप स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती थी। तो आपको किस चीज ने इतना फैसिनेट किया? मतलब एज अ यंगस्टर, एज अ चाइल्ड, नॉर्मली बहुत दूसरी चीजें दुनिया की जो है वो बच्चों को मुतासिर करती हैं या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को मुतासिर करती हैं। तो वो क्या चीज थी, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको ये फैसला इतनी कम उम्र में आपने कर लिया कि मुझको स्पेस साइंटिस्ट बनना है? मुझे बचपन से चांद सितारे बहुत पसंद, बहुत फैसिनेटिंग लगते थे। हम लोग जब छोटे छोटे थे, उस वक्त हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी आनी शुरू हुई थी, आसमान बिल्कुल अंधेरा होता था, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं थी, साफ होता था। हम लोग गर्मी में बाहर आंगन में सोते थे, और जब माँ गा के सुलाती थी चंदा मामा दूर के, हम देखते थे चंदा मामा को, सोचते थे कि ये कौन चीज है, ये सितारे कहाँ से आए, और ये है कौन चीज। हम हमेशा बड़े फैसिनेटेड रहते थे। और फिर जब थोड़ा बड़े हुए, तब भी रात में, बल्कि अलीगढ़ तक हम बाहर हॉस्टल में छत के ऊपर लेट के सोते थे और सोचते थे कि ये सितारे कहाँ से आए। तो ये तो हमारा बचपन से सितारों से बहुत फैसिनेशन रहा है। और जब स्पुतनिक को देखा सितारों के बीच में जा रहा है, तो जी चाह रहा था हम भी पहुंच जाए वहां सितारों के बीच में। और फिर ये स्पेस रेस को रोज अखबार में फॉलो करते थे, अमेरिका और US में। और यूरी गगारिन जो सबसे पहले कॉस्मोनॉट थे, वो लखनऊ आए, उनका मोती महल के में रिसेप्शन हुआ, तो हमारी मदर हम सब बच्चों को ले गई उनसे मिलाने। अच्छा। तो और जब हम अलीगढ़ आए थे, तब वो मून रॉक अलीगढ़ आया था, तो हम लोग मून रॉक देखने गए थे। तो उससे स्पेस से हमारा हमेशा बहुत ज्यादा वो फैसिनेशन रहा, सारी उसकी न्यूज हम फॉलो करते रहते थे। वाओ, तो यूरी गैगरिन इंडिया आए थे? आई मीन दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग टू नो। लखनऊ आए थे। अच्छा 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 अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। I may be one of the last people left in the world who met him. क्योंकि हम लोग बच्चे थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब कि पॉलो कोएल्हो कहते हैं कि जब आप कोई चीज को बहुत शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात साजिश करती है आपको उससे मिलवाने के लिए। तो आपकी कहानी तकरीबन ऐसी ही है कि कायनात ने साजिश की और यू लैंडेड इन यूनाइटेड स्टेट्स टू परस्यू योर ड्रीम्स इन नासा। तो आपने एक दिलचस्प बात और बताई थी कि आपके वालिद साहब ने आपको 2 घंटे दिए थे अपने फ्यूचर हस्बैंड से मुलाकात करने के लिए बॉम्बे में, तो ताकि आप जो है उनसे बात करके डिसीजन ले सकें। तो उनसे क्या आपकी यानी उन्होंने उन 2 घंटे में आपको कैसे मुतासिर किया कि आप अपना एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड करियर वहां पर छोड़कर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई? हाँ, तो जब हम लोगों ने बात की, तो हमने उन्हें ये बहुत ही सख्ती से बता दिया कि मैं अपना करियर नहीं छोड़ूंगी। तो उन्हीं ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें पूरी सपोर्ट करता हूँ, करियर छोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं रहना तो बस 2 साल के लिए आ जाओ, अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके वहां देखना, नहीं पसंद आएगा हम लोग वापस आ जाएंगे। और वहां जब जहां हम जा रहे हैं
नॉर्थ कैरोलिना में रिसर्च ट्रायंगल पार्क में, जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी पीएचडीज की है। और वहाँ 3 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, ड्यूक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना चैपल हिल और नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी। इन तीनों में तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी रिसर्च कर सकती हो। तो ये उन्होंने मुझे वादा किया था और उन्होंने ये वादा पूरा किया। तो उससे हम कन्विंस हो गए कि ठीक है, हम अपना करियर हमारा ख़त्म नहीं होगा और हमारा टीचिंग जो पूना में हमारा टीचिंग करियर है वो 2 साल के लिए वहाँ ज़रा छुट्टी उन्हें हमें मिल जाएगी, और मिल भी गई थी। तो इस तरह उन्होंने मुझे कन्विंस किया। माशाल्लाह। तो क्या वो भी एकेडमिक से रिलेटेड हैं, आपके हस्बैंड जो हैं? वो काहे से एकेडमिक से, रिलेटेड? एकेडमिक्स। हाँ, एकेडमिक से, हाँ हाँ हाँ। उन्हीं ने भी अलीगढ़ से ही पीएचडी की बायोकेमिस्ट्री में। अच्छा। लेकिन हम उस वक्त उन्हें नहीं जानते थे। हाँ, हालांकि हम फिजिक्स में थे, वो बायोकेमिस्ट्री में थे। जी। प्रोफेसर सलाहुद्दीन साहब के साथ उन्हीं ने पीएचडी की थी। और अच्छा। उसके बाद वो यहाँ वॉशिंगटन डीसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन पे आए थे। और फिर अच्छा। उन्हें एक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की लैब है नॉर्थ कैरोलिना में, रिसर्च ट्रायंगल पार्क में, वहाँ वो रिसर्च साइंटिस्ट की उन्हें नौकरी मिल गई थी। हाँ, तो वो भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनकी बायोकेमिस्ट्री फील्ड है। अच्छा। अच्छा। तो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही, जैसे मैंने कहा ना कि वो तमाम साजिशें कायनात की ऐसी रही कि हर चीज आपकी हमवार होती चली गई। माशाल्लाह। यस। तो डॉक्टर साहब, आपने 1973 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था एमयू में। तो वहां पर फिजिक्स डिपार्टमेंट में और कुछ लड़कियां थी जो फिजिक्स पढ़ रही थी, और आपके कौन से टीचर्स ऐसे थे जो आपको लगता है कि आप उनसे बहुत मुतासिर हुई उस दौर में? हाँ, उस वक्त लड़कियां तो काफी कम थी हमारे क्लास में। एमएससी में डिपार्टमेंट तो एमएससी से था, बीएससी तो नहीं होता था डिपार्टमेंट में। जी। तो हमारा काफी बड़ा क्लास समझा जाता था। हम लोग 3 लड़कियां थे ओफो, और तीन हमसे लड़की। सीनियर क्लास, हाँ, जी। हमसे सीनियर क्लास में याद नहीं हमें कि कोई लड़की भी थी। और एक पीएचडी में थी हमारी कजन फौजिया हसन। अच्छा। और तो हमारे साथ एक थी जहरुन्निसा बेगम, आसाम की थी। बाद में उन्होंने भी पीएचडी की और बाद में वो बहुत सीनियर ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी और दिल्ली में, और फिर वो रिटायर हो गई हैं। दूसरी थी नसरीन एतकाद। जी। और फिर हम जब एमएससी फाइनल में हुए तो हम एक लड़की ने ज्वाइन किया था, निखत बानो, जो कि वो भी अलीगढ़ में ही प्रोफेसर हुई थी और रिटायर हो गई। डॉक्टर वसी हैदर से उनकी शादी हुई थी। तो एक अच्छा। वक्त में समझो 4 या 5 लड़कियां एमएससी से पीएचडी तक में होती विच थी इज उस क्वाइट अ वक्त नंबर, में। विच इज क्वाइट अ नंबर उस दौर के हाँ, हिसाब से। जी। हाँ, उस समय से as I said, आज was considered a very big class, 3 लड़कियां थी। जी। जी। एंड इनफैक्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब हम बीएससी में थे तो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 12 लड़कियों का क्लास था, जो बहुत बहुत ही बड़ा समझा जाता था। और हम लोग को एग्जैक्टली। पहली रो में सब लड़कियों को बैठाया जाता था। वाह। और अच्छा। हाँ, जी। और आप वो पूछ रहे थे कि प्रोफेसर कौन थे, तो प्रोफेसर जिल्लुर रहमान खान जो थे वो न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रोफेसर थे, बल्कि उन्हीं ने मुझे परसुएट किया कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए। तो उनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उनका था। अच्छा। प्रोफेसर रईस अहमद जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते थे, हम्म। उनका भी बहुत असर था। उन्हीं ने मुझे एनकरेज किया था कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, ऑक्सफोर्ड जाने के लिए। और फिर अच्छा। और भी प्रोफेसर्स थे, वो प्रोफेसर नकवी, प्रोफेसर शर्मा, प्रोफेसर सरकार, सभी बहुत आला प्रोफेसर्स थे। हाँ, तो मतलब एक एकेडमिक्स के लिए जो है वो बहुत हमवार एक अच्छी एक माहौल वहाँ पे था एकेडमिक्स के हाँ, लिए। माहौल बहुत, हाँ, जी। बहुत अच्छा माहौल था। जी। और उस पे एकेडमिक्स पे बहुत जोर था। हम्म।
तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि आपका जिंदगी में सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपकी वालिदा का था। तो अम्मा के अलावा और आपको जिंदगी में किसने मुतासिर किया? आई मीन रोल मॉडल के बतौर में अगर आपसे पूछूं तो कौन, आप किसको कहेंगी कि आपका रोल मॉडल है, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? हाँ, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस माँ के अलावा मेरे मामू का था। मेरे माँ के वो इकलौते भाई थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस हम लोगों पर बहुत था और उन्हीं ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया। एक हमें दो बातें उनकी हम मेंशन करना चाहते हैं। एक तो हमेशा हम लोग बचपने से कहते थे कि बेटी आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जानी चाहिए एजुकेशन से। तो यानी ये कहना कि एक ही जगह बैठे रहो, ये ये नहीं, आगे सोचना चाहिए। और फिर वो कहते थे जब मैंने पीएचडी ज्वाइन किया कि तुम ये मत समझो कि तुम्हें जिल्लुर रहमान साहब खान साहब ने जो एक चीज सिखा दी है वही तुम लेके जिंदगी भर बैठी रहोगी। पीएचडी के मतलब ये होता है द एबिलिटी टू थिंक एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। अब तुम्हें यह काबिलियत हो जाती है कि तुम अपना दिमाग लड़ाओ, जो भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करो। क्रिटिकल थिंकिंग की तुम्हें कैपेबिलिटी हो गई है। तो वो अलीगढ़ में ही थे क्या? आपके मामू अलीगढ़ में ही थे? अलीगढ़ में वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री थे। क्या? अच्छा, आपने बताया था नूरुल हसन साहब को। हाँ हाँ। अच्छा, आप आर यू टॉकिंग अबाउट द सेम नूरुल हसन हु वेंट टू पॉलिटिक्स और बाद में गवर्नर बने थे? That's right. In fact, जब हम वहाँ अलीगढ़ में थे उस वक्त उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेट किया गया था। He was a nominated member of parliament, not an elected. Right. तो वो he was member of parliament, तो वो कुछ दिन अलीगढ़ में रहते थे, कुछ दिन दिल्ली में रहते थे। फिर उसके बाद फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट हो गए थे जी। और फिर वो गवर्नर थे वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के गवर्नर थे। वहाँ यूएसएसआर के वो थे एम्बेसडर। जी 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 जी। I had a chance to meet him एक बार अलीगढ़ जब वो आए थे, एक फंक्शन हुआ था तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। So I'm lucky कि मेरी उनसे मुलाकात रही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक आपसे तो यानी हमारी इतनी बिसात नहीं है कि आपसे हम टेक्निकल क्वेश्चंस पूछें, लेकिन कुछ कुदरती तौर के ऊपर जब स्पेस की और ये टेलीस्कोप की बातें जब होती हैं तो कुछ सवालात जहन में आते हैं। तो ये जो टेलीस्कोप स्पेस में भेजा गया है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हमें नजर आते हैं, जैसा कि आपने बताया अपने और वीडियोस में भी, टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन वगैरह जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे और बिग बैंग वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या ये इज इट रियली 1.5 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ? It will be in another 2 days. It's on its way to the point we call L2, 1.5 million kilometers from the Earth. Yes. That's amazing even to think of it. कि इतना और टेलीस्कोप्स भी हैं वहाँ, ये पहला नहीं है। But this would be the biggest one, right? With 6.5 meters diameter mirror. Yes, absolutely. Yes. देखिए, मैं भी थोड़ा फिजिक्स जान गया। मैंने रिसर्च करी आपसे बात करने से पहले, तो बहुत कुछ मालूम करना पड़ा कि 6.5 मीटर्स का इसका डायमीटर होगा, जो इसका जो मिरर होगा। तो जो मैंने उसमें पूछा कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि द बिग बैंग, विल इट गिव सम इनसाइट इनटू द बिग बैंग? It will tell us about the first stars and galaxies that were formed. So
So I would say indirectly, it's not directly looking at the Big Bang. That was actually looked at by other satellites, COBE and WMAP. जो Big Bang के remnants हैं वो cosmic rays में पहुंच जाते हैं. लेकिन ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड है. ये पहले सितारे जो पैदा हुए हैं उन्हें देखेगा, पहली गैलेक्सीज जो पैदा हुई उन्हें देखेगा, प्लैनेट्स जो बने हैं कि वो कब और कैसे बने हैं, और जो जिंदगी की हमारी जो केमिकल्स हैं और लाइफ के जो एलिमेंट्स हैं वो कब और कहाँ और कैसे बने. और हमारी ऐसी दुनिया और कोई है वहाँ के नहीं, अर्थ लाइक प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, डू वी हैव वन ऑफ दोस आउट देयर. इट्स सो इंट्रीगिंग. तो ये सब इट्स सो इंट्रीगिंग. एंड इससे ज्यादा तो इंट्रीगिंग ये है कि व्हाट वी डोंट नो, व्हाट इट विल टेल अस दैट वी डोंट नो येट, कि वहाँ पे कौन सी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो ये टेलीस्कोप हम लोग को बताएगा. सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात तो हमें ये लगती है. जैसे हबल जब गया था तो हमें नहीं मालूम था कि वहाँ पे और सितारों के इर्द गिर्द प्लैनेट्स हैं. हमें ये नहीं मालूम था कि डार्क एनर्जी है. हमें ये नहीं मालूम था कि गैलेक्सीज कैसे मर्ज कर रही हैं. तो हबल ने अगर हमें टॉडलर गैलेक्सी दिखाई हैं, जैसे छोटे बच्चे दौड़ते हुए होते हैं, तो वेब हमें बेबी गैलेक्सीज दिखाएगा, जैसे बच्चे पालने में जब होते हैं तब कैसे होते हैं. राइट. हबल टेलीस्कोप इटसेल्फ वाज क्वाइट अ डिस्कवरी, क्योंकि इसने डार्क एनर्जी जो है वो डिस्कवर करी. एंड डार्क एनर्जी इटसेल्फ इज अ वेरी इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, और बड़ा दिमाग जो है वो उसको टू कॉम्प्रिहेंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द सब्जेक्ट is very very intriguing in itself. तो डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा सवाल मेरा मुख्तलिफ है कि जहन में आता है कि जो स्पेस साइंस है वो नई दुनिया को तलाश करने की हद तक ठीक है, क्योंकि वाकई ये दुनिया तो अब बहुत पॉल्यूटेड हो गई है, हमें चाहिए नई दुनिया, और बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों में वो दुनिया खोज ली भी गई है. एक फिल्म थी उसमें इसी मिशन के ऊपर लोग गए थे और उन्होंने वो दुनिया खोज भी ली थी. लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या जो प्लैनेट फॉर्मेशन है, तो इन सब के बारे में मालूमात अगर हमें हो भी जाए, फॉर एग्जांपल कि बिग बैंग, अभी तक ये चल रहा है कि बिग बैंग वाज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो इसके बारे में अगर मजीद मालूमात अगर हो भी जाए तो उससे हमारी दुनिया में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पे क्या फर्क पड़ेगा. एक एकेडमिक तौर के ऊपर तो ठीक है, आपके पास एक इल्म और इजाफा हो गया, लेकिन इस साइंस ने आदमी मून पे गया जैसे, तो वो एक मेडल है कि यस ह्यूमंस हैव एक्सप्लोर्ड मून, बट व्हाट has it added to the quality of human life on earth? So how do you look at it? तो हम जब छोटे थे तो हमारी माँ वालदा हम लोगों से कहती थी कि बेटा, एक इल्म की दौलत होती है और एक पैसों की दौलत होती है. दौलत की कोई कीमत नहीं होती. तो इससे जो इल्म हासिल होगा, इससे क्या फायदा होगा वो आगे की नस्लें बताएंगी. इतनी जल्दी साइंस के नॉलेज से इमीडिएट फायदा फौरन नहीं मालूम होता. जब साइंटिस्ट लोग एटम स्टडी कर रहे थे तो लोग पूछ रहे थे कि तुम क्यों एटम स्टडी कर रहे हो, उससे क्या तुम्हें होगा. अब आज आप और हम जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ उस एटम की स्टडी की वजह से है. राइट. लेकिन आज भी कुछ फायदे हुए हैं जिसे हम लोग स्पिन ऑफ कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी के. तो दो एग्जांपल्स हम वेब की टेक्नोलॉजी के देते हैं जो आज के फायदे में हैं. कि इसका जो मिरर है
18 पीस का मिरर, जिसकी बात आपने भी की है, 6.5 मीटर है, तो उसे फोकस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वो सॉफ्टवेयर अब आज आंख के ऑपरेशन में, लेसिक के ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से काफी आसानी से और एक्यूरेटली वो हो जाता है। और एक और फायदा ये हुआ है कि वो जो मिरर जिस मटेरियल से बना है, बेरिलियम से, क्योंकि वो मिरर मजबूत होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि गर्मी और ठंड में उसका शेप ना बदले। तो वो जो मटेरियल जो डेवलप किया गया है, उसके भी और भी इस्तेमालात हैं। जैसे हवाई जहाज की जो बॉडी है उसमें इस्तेमाल होता है, गियर्स में इस्तेमाल होता है, और कई चीजों में इस्तेमाल होता है। इसलिए उसके टेक्नोलॉजी के स्पिन ऑफ्स हैं। तो नॉलेज से क्या फायदा होगा, ये तो हमें जब नॉलेज मिलेगी तभी मालूम होगा। मगर एक हमें फिलहाल यह जरूर ख्याल आता है कि हम वेब से ये सीखेंगे कि सितारों की जिंदगी कैसी है, कितने दिन रहेंगे, कैसे खत्म होंगे। तो उससे ये भी हमें मालूम होगा कि हमारा सितारा सूरज जो है, इसकी जिंदगी कैसी है और कब खत्म होगा और इसका हमारे ऊपर क्या असर होगा। तो ये एक इमीडिएट फायदा हमें नजर आता है। अच्छा, एक जरा सा मुख्तलिफ आपसे और सवाल मैं पूछूंगा कि स्टीफन हॉकिंस बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और मेरे ख्याल से स्पेस और टाइम के बारे में जो उन्होंने किताब लिखी और उसके बाद आखिर तक जितना वो बताते रहे, उन्होंने बहुत कुछ बताया और आपने भी स्पेस में बहुत दूर तक देखा है। तो ये बताइए कि डज इट यानी support your religious belief about the creator or does it take you away from that belief? अब साइंटिस्ट की एक ये ड्यूटी होती है टू ट्राई एंड सीक द ट्रूथ and from observations and theory. Right. So that's what we do, कि हम लोग देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या है, कैसे है, और उसकी असलियत क्या है, पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारा सूरज कैसे काम करता है। वैसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे पैदा हुई। तो साइंटिस्ट का ये मोटिवेशन होता है अपने। अच्छा, तो इसका मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन, यानी बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो आप लोग मिलाते नहीं, मतलब रिलीजियस कन्विक्शंस जो हैं वो उनको इसके साथ नहीं जोड़ते। हम तो बस ये देखते हैं कि कौन चीज, ये जो है सारी दुनिया हमारे इर्द गिर्द, ये कैसे काम करती है, ये हमारी खोज इसकी है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है और आपको खाना बनाना भी बहुत पसंद है, तो आप कौन सी जगह जाना आपको पसंद है एंड व्हाट डू यू थिंक यू कुक बेस्ट? So when I first got married, I couldn't cook it. In fact, when I first went to Oxford, I couldn't even boil an egg or make a cup of tea. Okay. To boil an egg? Yes, that sounds no, I didn't know how to boil. And I still remember we had an electric kettle in the common kitchen, जिसमें हम लोग 4 लड़कियां थे, एक फ्लैट में रहते थे, कॉलेज का फ्लैट था। तो मैंने उससे इलेक्ट्रिक केटल के अंदर अंडा डाल के उसे ऑन कर दिया, तो हमारी एक दोस्त आई, उसे उठाया चाय बनाने के लिए, मैंने कहा नो देयर इज एन एग इन देयर। तो हंसने लगी, व्हाई इज देयर एन एग? आई एम बॉइलिंग। But now you cook well. Now I cook. अब जब शादी के बाद
फिर शुरू हो गया, मेरे हल्का रोटी बनाओ, तो मैंने कहा मुझे रोटी नहीं बनानी। तो कहने लगे रोटी तो अनपढ़ लड़कियां बना लेती हैं, तुम्हारी तो पीएचडी है, रोटी क्यों नहीं बना सकती? तो दैट वाज द चैलेंज। तो अब तो मैंने अब तो बहुत कुछ बनाना सीख लिया। कौरमा भी, बिरयानी भी, शामी वाह कबाब भी, सब कुछ बनाती हूँ। वाह मगर मेरे दोस्तों को सबसे अच्छा लगता है मेरे मूंग की दाल के दही बड़े। वाह उसकी वो सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं। हर ईद में सब कहते हैं कि दही बड़े जरूर बनाइएगा। तो That's good. तो so that's what my friends consider my best cooking. I don't know what it says for my cooking, but that's what they do. Great. जहां तक घूमने का सवाल है, you're right. मैंने बहुत कुछ देखा है, बार बार देखने का शौक होता है। हिमालय के गोद में खेलती हुई नदियां, मक्का, मदीना, जेरूसलम की पाक जमीन की ज़ियारत की है। यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सबके ऊंचे ऊंचे पहाड़, लहलहाते खेत, वादियां, थपेड़े खाती हुई बीचेस, अलास्का के ग्लेशियर Wow. सब देखे। Wow. कोरिया, जापान, दुबई के चमत्कार, चमकीली बिल्डिंग्स सब देखने का बहुत फिर से जी चाहता है। नए नए जानवर, पेड़ पौधे, लेकिन सबसे ज्यादा खींचता है मुझे मेरा वतन, मेरी जन्मभूमि लखनऊ। Wow. That's कहते beautiful. हैं, That's beautiful. कहते हैं जी गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो मेरे ख्याल से दुनिया तो आपने पूरी देख ही ली। अब थोड़ी सी अगर गिवन अ चांस तो आप स्पेस में जाना पसंद करेंगी, क्योंकि वहीं आपकी दुनिया, एक अलग दुनिया आपकी वहां पे भी बसती है, तो उसमें आप रहती हैं ज्यादातर वक्त। तो डॉक्टर साहब, आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग कि आप एक इंस्पिरेशन है। एक जिंदगी में जितना आपने हासिल किया है वो काबिल रश्क है और इट्स एडमिरेबल। अब आगे और कहाँ जाना है, और ये शेर मैं बिलखुसूस ऐसा लगता है कि आपके लिए ही है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, कनात न कर आलम रंगे बू पर। तो मुझे लगता है कि अभी सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, यू हैव वे टू गो। यस, थैंक यू। हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगली नस्लें जहां तक हम लोग पहुंचा चुके हैं नॉलेज को, उससे और आगे जरूर बढ़ाएंगी। जितने सितारे हमने देखे हैं उससे ज्यादा सितारे वो अगली नस्लें देखेंगी। जितने टेलीस्कोप हमने बनाए उनसे बड़े टेलीस्कोप Inshallah, inshallah. तो हमें So, Dr. Hashma, and your words, any words for your alma mater, AMU के लिए, what role did it play in your life, in your success? Sorry, can you repeat the question? AMU जी, उसके बारे में आपने कहा कि उसने आपकी जिंदगी में तो AMU में मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज जो मैंने सीखी वो भाईचारगी थी, एक दूसरे की मदद करना और हमेशा साथ देना, जो कि आज तक है। जहां भी आप जाएं आपको AMU के अलमनाई मिल जाएंगे जो साथ मिलके एक दूसरे के साथ हंसेंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, मगर मदद जरूर करेंगे। और जो इल्म हमने AMU से में हासिल किया था उसकी बुनियाद थी जिसकी वजह से हम और आगे बढ़ चुके। तो हम अब आज के जो भी तालिब इल्म है AMU के, उनसे हम यही कहेंगे कि अपना वक्त वहाँ पे एंजॉय करो, अपनी भाईचारगी मत भूलो। और AMU में बहुत
अच्छे फायदे हैं, सबसे फायदे करो। वहाँ पढ़ाई है, खेलकूद में बहुत आगे है एएमयू, वो मत भूलो। सब, हाँ, ये सब करके अपने ख्वाबों को आगे बढ़ाओ और सारे जहां पे बरसते रहो। अब्र जो है इसे तुम रोको। Privilege and honor to talk to you, Dr. Hashma Hassan. Wish you all the best. और हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, हम लोगों को भी दुआओं में याद रखिए. And have a wonderful day. Khuda Hafiz. Thank you. Thank you so much, and all the best to everyone and the AMU alumni around the world. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. जेम्स वेब जो है सबसे पहले सितारे जब पैदा हुए, सब पहला सितारा जो पैदा हुआ है और गैलेक्सीज जो पैदा हुई हैं, पहले प्लैनेट्स जो पैदा हुए हैं, वो देख सकता है, वो इंफ्रारेड लाइट की वजह से. इसलिए ये टाइम मशीन पीछे की है, पिछले 13 बिलियन साल पहले क्या हुआ था, और फिर उसके दरमियान 13 बिलियन साल और अब के बीच में जो सितारों की क्या जिंदगी थी, जो पैदा हुए, कैसे खत्म हुए, ये सब हम सीख सकते हैं. इससे हमें मालूम होगा कि हमारा सितारा सूर्य इसका क्या, इसकी जिंदगी क्या होगी, ये आगे जाके कैसे खत्म होगा. एक और चीज ये है कि जिस मटीरियल से लाइट बनी, हम लोग बने, वो मटीरियल कब बना, कैसे बना, ये भी जेम्स वेब से मालूम कर सकते हैं. ये टेलीस्कोप जो है, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टेलीस्कोप है जो कभी बनाया नहीं गया, इतना बड़ा और इतना पावरफुल टेलीस्कोप. तो ये जब सबसे पहले साइंटिस्ट ने कहा कि हम ऐसा टेलीस्कोप बनाना चाहते हैं और नासा ने कहा ठीक है हम बनाएंगे, तो आपको जरा एक एग्जांपल में देख देते हैं कि जैसे दो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की है कि इसका जो आईना है ये 6.5 मीटर का है, और इतना बड़ा आईना स्पेस में भेजने के लिए इसे हल्का होना चाहिए और उसे रॉकेट में फिट होना चाहिए. इसमें 18 टुकड़े हैं. तो ये 18 टुकड़े कैसे बनेंगे और कैसे इसे रॉकेट में रखा जाएगा, फिर इस टेलीस्कोप जब जाएगा तो कैसे ठंडा होगा. तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी इसकी थी. दूसरी सबसे बहुत भी चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी ये थी कि ये जब स्पेस में जाएगा तो इसे 1.5 मिलियन किलोमीटर तक भेजना है, और उस दूरी पे फिर जाके उसे फिर भी धूप और इसकी सूरज और पृथ्वी की गर्मी से उसे बचाना. उसके लिए एक बहुत बड़ी सी शील्ड, यानी एक छतरी की तरह बनाई गई 5 लेयर की शील्ड. तो उसका भी मटेरियल कैसे बनाएंगे, शील्ड कैसे वो खुलेगी, कैसे वो फोल्ड होगी, कैसे वो ठंडा रखेगी, ये बहुत चैलेंजिंग था. इस स्ट्रक्चर इसको 3 हिस्सों में कर सकते हैं. एक हिस्सा है वो टेलीस्कोप जो मैंने आपको बताया कि उसका बड़ा सा आईना है, वो प्राइमरी मिरर कहलाता है. फिर एक उसका उससे छोटा आईना है, सेकेंडरी मिरर है, और फिर एक और तीसरा आईना है, टर्शरी मिरर. तो ये 3 आईने मिलकर टेलीस्कोप बनते हैं. और फिर इसके साथ जो साइंस इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक साथ एक डिब्बे में रखे जाते हैं. उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट साइंस इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल, ISIN. ये टेलीस्कोप के पीछे रखता है. तो ये समझिए दूसरा हिस्सा है. और फिर टेलीस्कोप के नीचे एक उसे सूर्य की गर्मी से और पृथ्वी की गर्मी से बचाने के लिए बड़ी सी एक छतरी की तरह उसे शील्ड कहते हैं, वो है. इंफ्रारेड जो है उसकी वेवलेंथ जो है ज्यादा बड़ी होती है. तो जो करीब में आप देखें जैसे सितारे हैं, उनके इर्द गिर्द धूल के पीछे वो होते हैं. तो जो अपनी रोशनी है वो धूल में जल्द हो जाती है और दिखाई नहीं देती. मगर इंफ्रारेड जो है वो धूल के ऊपर आ जाती है और आपको जो सितारे धूल के पीछे हैं वो दिखाई देते हैं. मगर जो दूर के जो सितारे हैं, दूर की रोशनी है, तो जैसे जब बिग बैंग के बाद जो दुनिया बनी थी तो वो बिल्कुल फैलने लगी थी, जैसे गुब्बारे की तरह फैलने लगी थी. तो जो पहले वाले सितारे जो पैदा हुए थे उनकी रोशनी जो थी वो भी फैल के अब इंफ्रारेड में पहुंच गई है. तो जेम्स वेब से हम ये देख सकते हैं कि पहले सितारे पैदा हो रहे हैं, उनकी पैदाइश देख सकते हैं, और कैसे गैलेक्सीज बनी है वो सब देख सकते हैं, क्योंकि वो रोशनी से सितारों की अब इंफ्रारेड में पहुंच गई है. जेम्स वेब 1.5 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी के दूर रहेगा, और जिस जगह पे रहेगा उसको L2 कहते हैं. यानी वहां पे जो
पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी और मोशन की वजह से वहां पे बिल्कुल एक स्टेबल पॉइंट है। वहां पे अगर आप कोई सैटेलाइट रखें तो वहीं पे रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो वो स्टेबल रहेगा तो आप अपने ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, वो हिलेगा नहीं, ज्यादा अपनी जगह रहेगा। फिर इतनी दूर होने की वजह से, क्योंकि इंफ्रारेड में ये बहुत जरूरी बात है कि इर्द गिर्द की गर्मी ना पहुंचे, क्योंकि वो सूर्य से इतनी दूर रहेगा तो सूर्य की रोशनी वहां पे कम रहेगी, तो वहां उसे ठंडा रखना ज्यादा आसान रहेगा। और इसकी जो सनशील्ड है उससे जो कुछ गर्मी आती है वो वहां पे उसे ठंडा रखेगी। अब जाहिर है अगर वहां कुछ खराबी हो गई, तो जैसे हबल करीब था तो उसे जाके रिपेयर कर सकते थे, जिसे रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये तो इसका कौन है। लेकिन जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन करने हैं इंफ्रारेड के लिए, उसके लिए वही जगह सबसे अच्छी है। हमें और नासा के और टेलीस्कोप से ये मालूम है कि दूसरे सितारों के इर्द गिर्द भी प्लैनेट हैं, जैसे हमारे सूर्य के इर्द गिर्द प्लैनेट्स हैं, वैसे वहां भी हैं। तो जेम्स वेब उन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को देख सकती है। उससे मालूम हो सकता है कि उसमें वहां पे ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है या कार्बन है, जिसकी जो हमारी ऐसी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो बस इतना मालूम कर सकती है कि हो सकता है कि वहां पे लाइफ हो हमारी ऐसी। आईना जो इसका है, इसका मटेरियल जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जैसे ठंडा गर्म हो उसमें उसकी शेप ना बदले। तो बेरिलियम में एक ये खास बात है कि ये तीनों इसमें खासियत बातें मिल जाती हैं। और ये बेरिलियम ऐसा एलिमेंट है कि ये इसकी मजबूती की वजह से इसके कई और इस्तेमाल होते हैं, जैसे एरोप्लेन की बॉडीज हैं, गियर्स हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहली तस्वीर जिससे हम कहते हैं साइंस वाली तस्वीर, वैसे तो ये तस्वीरें लेगा से एडजस्टमेंट करने के लिए, मगर जो साइंस रेडी तस्वीरें हैं वो तकरीबन 6 महीना लगेगा यहाँ लॉन्च होने के बाद, क्योंकि 1 महीना तो लगेगा उसे वहां तक पहुंचने में, L2 तक। फिर उसके बाद सारे उसके चेकआउट वगैरह होंगे। हम तो इसमें इस प्रोजेक्ट में समझिए जब इसकी सबसे पहली कॉन्फ्रेंस 1989 में हुई है, तब उस कॉन्फ्रेंस में हम थे। और फिर उसके बाद से जब हम नासा हेडक्वार्टर आए हैं, तब सबसे पहली ग्रांट भी मैंने जॉन मैथर जो के नोबेल लॉरियट हैं उनको भेजी थी कि नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप स्टडी करें। और बस प्रार्थना करिए कि खैरियत से सब हो जाए और फिर एक से एक आपको यहाँ की साइंटिफिक डिस्कवरीज मिलेंगी।